महाराष्ट्र सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार पहले एक विशेषज्ञ समिति बनाएगी जो राज्य के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी। समिति के गठन का ऐलान अगले सप्ताह किया जा सकता है। गुजरात सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब बिजली ट्रांसमिशन लाइन और टावरों के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा किसानों को बाजार कीमत का दोगुना दिया जाएगा। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को अब संयुक्त किसान मोर्चा का भी समर्थन मिल गया है। मोर्चा ने ऐलान किया है कि उसका एक प्रतिनिधिमंडल आज धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन में शामिल होगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन पर प्रतिक्रिया देने की अपील की है। पार्टी ने पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, छात्रों की मांगों पर बातचीत और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 8 जुलाई को शिक्षा विभाग और एसबीआई के बीच समझौता होगा और इसके तहत 10,000 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले स्थायी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की तैयारी में है। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर ई स्कूटर का सफल परीक्षण होने के बाद अब दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी इन्हें तैनात करने की योजना है ताकि आरपीएफ की गश्त और निगरानी तेज हो सके। जून महीने में कारों की बिक्री के आंकड़े सामने आए हैं। टाटा मोटर्स ने सबसे अच्छी बढ़त दर्ज की, जबकि मारुति सुजुकी ने अपनी 6 कारों के साथ देश के कार बाजार में मजबूत पकड़ बनाए रखी। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 जुलाई को कोलकाता पहुंचकर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को एक नई दिशा देने पर जोर दिया है और उन्होंने कहा कि चीन द्वारा भारतीय उत्पादों विशेषकर फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों के लिए अपने बाजार खोलना और भारत में चीनी निवेश को बढ़ावा देना दोनों देशों के व्यापक हितों और रिश्तों की प्रगाढ़ता के लिए बेहद अच्छा साबित होगा। बंगाल सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और राजनीति से मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव दुष्मंत नारियाला को स्कूल सर्विस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार का कहना है कि अब शिक्षक भर्ती परीक्षा यूपीएससी की तर्ज पर कराई जाएगी और पूरी प्रक्रिया में किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी। चंद्रिमा को पार्टी में ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। जनता ने भी मुख्यमंत्री का फूल बरसाकर स्वागत किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी मंदिर से दान की रकम चुराने के बाद 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के एक सुनसान इलाके में इकट्ठा होते थे। वहीं चोरी की रकम का आपस में बंटवारा किया जाता था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और जनता सभी सवालों के जवाब चाहती है। अखिलेश ने कहा कि देर सवेर इस मामले की पूरी सच्चाई देश के सामने जरूर आएगी। अयोध्या के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में भी चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। भैरव सेना ने मंदिर समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद समिति के कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। मामले की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और तेज हो गई है। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने तृणमूल भवन पहुंचकर अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान दोनों गुटों के समर्थक आमने सामने आ गए, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना गया और पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। ऑनलाइन प्राइवेसी के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को नोटिस जारी कर पायरेटेड फिल्में, टीवी चैनल और ओटीटी कंटेंट हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट उल्लंघन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कई जगह पोस्टर लगाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने लालू परिवार से बंगला खाली कराने की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। महाराष्ट्र के जालना बीड एक्सप्रेसवे पर 2 बसों की आमने सामने टक्कर में 30 से 40 छात्र और यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
पंजाब कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर नाराज चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जल्द ही दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने समर्थक नेताओं के साथ बैठक भी की। माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर अंदरूनी खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है। आगरा में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक रूबी नाम की महिला ने अपने पति सुरेंद्र शर्मा को कथित तौर पर जहर देकर मार डाला और शव को घर के बाथरूम में दफनाकर ऊपर टाइल्स लगवा दी। करीब 45 दिन की जांच के बाद पुलिस ने बाथरूम से कंकाल बरामद किया है और हत्या के कारणों की जांच जारी है। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे अंधेरी, गोरेगांव और सांता क्रूज समेत कई इलाकों में हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे। ऑफिस और घर पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 लोगों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट अधिसूचना में इन सभी के नाम यूएपीए की चौथी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। इनमें अधिकांश आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए गए। नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। वहीं मिशन 2027 की तैयारियों को लेकर नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और जिला अध्यक्षों के साथ अहम रणनीतिक बैठक की। लखनऊ में नितिन नवीन के स्वागत के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान आ रहे हैं भगवाधारी, अब है मथुरा की बारी और जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को लाएंगे जैसे गीत बजाए गए। इससे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के चुनावी माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान और गुजरात के दौरे पर हैं। राजस्थान के जोधपुर में उन्होंने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने बच्चे का अपहरण कर उसके साथ बर्बरता की और गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। डांग जिले में खपरी नदी के किनारे फंसे 41 मजदूरों का सफल रेस्क्यू किया गया, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। प्रशासन ने लोगों से नदी और नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से कई सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। मनसे कार्यकर्ताओं ने जलभराव के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। वहीं मुंबई पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था संभालने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार मैदान में डटी हुई है। राजस्थान के बालोतरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की कूटनीति और विकास मॉडल की ताकत को पहचान रही है। पीएम ने कहा कि सरकार ने संसाधनों का संतुलित उपयोग किया है, जबकि कुछ ताकतें विकास कार्यों को लेकर अफवाह फैलाने का काम कर रही हैं। गुजरात एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी पिछले 5 महीनों से देश में आतंकी साजिश रच रहे थे और टेरर फंडिंग के जरिए नेटवर्क मजबूत कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में अवैध रूप से रह रहे 22 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनके खिलाफ निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने संगठित मोबाइल स्नैचिंग गैंग का भी भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।